नमस्कार बच्चों। हिंदी विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है समास का ही है। समास में ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनमें जाके सारे डिटेल्स में वीडियोस है, आप देख सकते हैं। ये आज का जो वीडियो है उसमें जो 4 टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ कि बच्चों ने काफी कमेंट किया था कि मैम हमें ये बताइए कि समास के बीच में जो आपसी अंतर है वो बहुत ही हमें कंफ्यूज करते हैं और उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चों के डिमांड पे मैंने आज का वीडियो बनाया है और उसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ पॉइंट वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए द्विगु समास और इसका क्या आज आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर देखेंगे। दूसरा द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर देखेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों। और लास्ट है हमारा पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न का हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि बच्चों मैं मेरे हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे, पेपर बनेगा आपका, वो सारे ही आपके टेक्स्ट बुक से ही आता है। चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे वाक्य के प्रकार हो, ये सारे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पाठ्य पुस्तक से आएंगे। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ और कुछ आपको सॉल्व करने होंगे और आप खुद रिसर्च करके उसके आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा कि फर्स्ट टॉपिक है आपका द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास का डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा बच्चों। क्या है द्विगु समास का? द्विगु समास का डेफिनेशन है कि जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। राइट बच्चों। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? हमेशा संख्यावाची होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में क्या होता है? दोनों भी पद का समान महत्व रहता है और विशेषण और विशेष्य। पहला नियम क्या है उसमें? दोनों भी पदों के बीच में क्या संबंध होता है? विशेषण और विशेष्य का और उपमा और उपमेय का। ये बच्चों ध्यान में रखिए। तो अभी द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, ये फिक्स है। संख्यावाची विशेषण, विशेषण दोनों कर्मधारय में भी विशेषण। बस कंफ्यूजन क्या है बच्चों? बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं कि कर्मधारय समास में भी विशेषण होता है और द्विगु समास में भी विशेषण होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए द्विगु समास में केवल संख्यावाची जो है, संख्यावाचक ही विशेषण होता है द्विगु समास के अंदर। और जैसे कि आपका विशेषण के और 4 प्रकार है, ठीक है, वो गुणवाचक प्रकार वो सारे कोई भी नहीं होते हैं। द्विगु समास में केवल संख्यावाचक, जिसका पहला पद संख्यावाचक से स्टार्ट होगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है बच्चों। तो पहला अंतर ये है, आपको ध्यान में रखना है। कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। ज्यादातर मैक्सिमम जो होता है वो संख्यावाचक क्या होता है? नहीं होता है। और अगर उसका हम विग्रह करके, मैं नीचे के पार्ट में आपको दिखाने वाली हूँ कि उसका विग्रह करके कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट है द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। दूसरी बात क्या है आपकी? पहला तो हो गया द्विगु समास का संख्यावाची, नंबर हो गया। ठीक है, नंबर आपको याद रखना है कि नंबर रहता है। और दूसरी चीज है जो विशेषण वाले शब्द है वो प्रथम स्थान पे, प्रथम पहला पद पे ही आएगा। ठीक है बच्चों। और कर्मधारय समास में दूसरे पद में भी हो सकता है विशेषण पद और पहले पद में भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि पहले ही पद पे ही, जैसे अभी नीलकमल, तो नीला क्या है? विशेषण है, तो वो पहले पद में है। लेकिन अभी दूसरा कहीं कहीं में दूसरे पद में भी विशेषण के शब्द आ सकते हैं। इसका कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है। ठीक है बच्चों। कुछ और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं, विग्रह करके इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या है आपका कि जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास में, तो दोनों का अलग अलग तरीके से विग्रह होता है, वो हमें ध्यान में रखना होता है बच्चों। तो सबसे पहला है आपका, देखिए मैंने यहाँ पर दिया है समस्त पद। समस्त पद क्या होता है बच्चों? समास की प्रक्रिया से बने हुए नए पद को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। उसको अलग करने की प्रक्रिया को, समास के जो पद होते हैं समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कहते हैं।
तो अभी हम कर्मधारय का भी विग्रह करके देखेंगे और द्विगु समास का भी विग्रह करेंगे। पद हम एक ही लेंगे, समस्त पद हम क्या लेंगे, एक ही पद लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया पंचतंत्र, ठीक है बच्चों। तो पंचतंत्र का क्या हो गया, 5 है तंत्र जो, ठीक है। हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। अगर हमने 5 है तंत्र जो लिखा तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। लेकिन अगर द्विगु समास होगा तो द्विगु समास का जो विग्रह होता है उसके अंदर समूह और समाहार ये आता ही आता है। अगर इसके बगैर द्विगु समास पूरा ही नहीं होता है। अगर विच्छेद में, समास विग्रह में कहीं पर भी समाहार और समूह शब्द दिख जाता है आपको, क्योंकि बच्चों जो इस साल का बोर्ड का पेपर का पैटर्न है वो क्या है, एमसीक्यूज है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऑप्शन में देखिए ज्यादातर सिमिलर ऑप्शन दिए रहते हैं कि अगर वो कंफ्यूज करने के लिए कि दो तो निश्चित होता है कि नहीं होंगे और दो में कंफ्यूज होता है, और सेम वाले एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे द्विगु समास का, कर्मधारय समास का, बहुब्रीहि समास का, जहां पे बच्चे बिल्कुल उलझ के रह जाते हैं। तो वहां पर समास ध्यान में रखिए, समूह और समाहार सभी का एक एक चेंज रख लीजिए। समूह और समाहार आया तो किस में आ जाएगा, वो द्विगु समास में आया। अगर जो आता है तो ज्यादातर मैक्सिमम 99% किसमें आएगा, आपका कर्मधारय समास में। विग्रह की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें क्या आता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और द्विगु समास में संख्यावाची का संबंध रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां है जो, ठीक है। अभी हम 8 सिद्धियां है जो, हम इसको बहुब्रीहि में नहीं कर सकते क्योंकि 8 सिद्धियां को हम क्या नाम क्या देंगे। बहुब्रीहि का क्या होता है, तृतीय पद को हमें लिखना पड़ता है, तृतीय पद क्या है उसकी ओर संकेत करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर करूंगी। और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 8 सिद्धियों का समूह। तो आपके नॉलेज में जो लग रहा है सही है, आप ध्यान में आता है उस समय एग्जाम में उसके रूल्स क्या है, वो केवल रूल की तरफ याद रखेंगे ना, या उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चों। वैसे ही चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जो, 4 भुजाओं का समूह। नेक्स्ट है आपका चवन्नी, 4 आने हैं जो, और 4 आनों का समूह। चवन्नी बहुत पहले चलता था बच्चों, अब कोई नहीं यूज करता है उसको, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। अभी द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, द्विगु का समास अभी बताया हमने क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक होता है, और दूसरा नाम होता है विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। सिंपल बच्चों, जबकि विशेषण का ही कार्य करता है, और दूसरी बात क्या है, तृतीय पद को संकेत करता है, तो इसमें कोई तालमेल ही नहीं है। समझ में आया आपको। जैसे अभी हमने लिखा नवरत्न, नवग्रह, ठीक है, नवरत्न, नवग्रह, तो इसमें कोई तालमेल नहीं है कि बहुब्रीहि होगा कि द्विगु होगा। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बहुब्रीहि समास में तृतीय पद अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप लिखिए। अगर तृतीय पद अगर नहीं, जैसे अभी चतुर्भुज है, मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह लिखोगे तो द्विगु समास है। यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर आपको आंसर लिखना रहता है तो आप वहां पर व्याख्या के साथ लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन एमसीक्यूज में टीचर के पास मॉडल आंसर पेपर रहेगा और उनके पास जो रहेगा वही वही करेक्ट करना है उन्हें भी। तो इसलिए वहां पर बिल्कुल भी सही आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए बच्चों, इसलिए कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो चतुर्भुज का देखो 2 बनता है, चतुर्भुज है, 4 है भुजाएं जिसकी। अभी देखिए बच्चों, जो आता है कर्मधारय में और जिसकी आता है बहुब्रीहि में, ये ध्यान में रखिए। एक एक वर्ड को अगर बैठा लेंगे दिमाग में ना तो बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी। और इसका तृतीय पद हमेशा इंगित करना पड़ता है, अंकित करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो जब 4 4 है भुजाएं जिसकी, ज्यादातर बहुब्रीहि समास में किसको हम किसी की तुलना, उपमेय, उपमा करते हैं, मतलब उपाधि देते हैं, किसका नाम, ईश्वर का नाम से ही ज्यादातर, जैसे अभी वीणा है पानी में जिसके, वीणा पानी, तो इस तरीके से ही ज्यादातर नाम आते हैं बहुब्रीहि समास के लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक में कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में पहले ही बताया,
क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और उपमा और उपमेय का संबंध होता है, या तो दोनों पदों में उपमा और उपमेय का संबंध होता है। उपमा और उपमेय मतलब होता है बच्चों किसी से किसी वस्तु की तुलना करना, उपाधि देना, जैसे चंद्रमुख, चरण कमल। तो हम किसी चीज की किसी चीज से तुलना करते हैं, तो वहां पर हम उपमा और उपमा का बात करते हैं। ठीक है, खाने वाली उपमा नहीं बच्चों, आप कंफ्यूज मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे उपमेय, ठीक है, किसी चीज तुलना करना, उपमान, उपाधि देना। ठीक है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होते हैं। सब कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये ध्यान में रखिए, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि पहला पद विशेष्य का विशेषण का कार्य करता है। जैसे अभी देखिए, विशेष्य मतलब होता है संज्ञा। बच्चों मैंने संज्ञा वाला पार्ट में जाके देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, विशेष्य क्या है। विशेष्य मतलब होता है संज्ञा जिसके, और विशेषण मतलब विशेष्य की विशेषता बताना। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हो गए आपके विशेषण। तो यहाँ पर नीलकंठ अर्थात नीला, नीला क्या कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है, और कंठ क्या है, कंठ की विशेषता बता रहा है। अब दूसरी बात है कि अभी नीला है, अब इसी का हम विग्रह तीसरे पद के लिए अगर भी हम कर देंगे, तो नीला है कंठ जो लिखेंगे या नीला कंठ लिखेंगे तो वो कर्मधारय समास में आएगा। राइट बच्चों, फिर से मैं बताती हूँ आपको, इसको समझ में लिखिए। यहाँ पर नीला है जो कंठ, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया था, या तो विशेषण नीला कंठ, इसका विग्रह हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका विग्रह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो है, और है जो आ गया तो कर्मधारय समास। ठीक है, और अगर हमने कह दिया नीला है कंठ जिसका, तो तीसरा पद कौन है, नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान का है। बीच ब्रैकेट में हमने शंकर लिखा, तो वो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। केवल एग्जाम के दिन जो भी ये नोट से आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और एग्जाम के दिन केवल आप पढ़ के जाइए उसे, किस किस टॉपिक में अंतर है वो आप पढ़ के जाएंगे, लिख के रखिए। इसके जो भी है आप ही लोगों को सॉल्व करने हैं, मैं पूरा कंप्लीट आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों ने कुछ तो कोशिश करनी चाहिए खुद से भी करने की। सबसे पहला पार्ट है हमारा, देखिए जितने भी, ये मैं हिंदी के कोर्स बी की बात कर रही हूँ, स्पर्श और संचयन की टेक्स्ट बुक का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। जो कोर्स जिस बच्चों का ए है वो अपने पाठ्य पुस्तक में से छांट कर कोशिश कीजिए, इसी फॉर्मेट में आप भी तैयार करने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी तो आपके कोर्स का भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी। तो अभी देखिए बच्चों, सबसे पहला पाठ्य पुस्तक लिया है हमने, बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब में देखिए यहाँ पर लिखा है हमने रात दिन, रात दिन आता है चैप्टर में, तो रात और दिन। ठीक है, अनर्थ, अनर्थ का क्या होगा बच्चों, लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है बच्चों, अभी अनर्थ, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, ये अनर्थ हमारा तत्पुरुष समास में आएगा। ये आ गया इसलिए, नहीं तो मैं बाकी आप ही लोगों ने करना था। तो तत्पुरुष समास में क्यों आएगा, क्योंकि ये पे जो अपोजिट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या तो नौ से जो शब्द, जैसे अ आगे आ गया, और ज्यादातर हम अपोजिट वर्ड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद तुरंत बाद अगर न आता है तो वो सारे क्या हो जाएंगे आपके, आप तत्पुरुष समास के भेद में आते हैं। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा और जानकारी में, नेक्स्ट नंग तत्पुरुष कहलाता है, तो आप लोगों से कोई भेद नहीं पूछेगा, केवल तत्पुरुष ही बताया जाएगा, तो आप उतना ही केवल याद रखिए। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, असत्य, अयोग्य, अनपढ़, अनिच्छा, असंभव। ठीक है बच्चों, अनाथ, अनहोनी, अपठित, असफल। तो ये अपोजिट वर्ड वाले जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे, आपके, आपका नंग तत्पुरुष में आता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है आपका आगे पीछे, आगे पीछे में, बीच में, आगे और पीछे, बीच में योजक चिन्ह, तो क्या आएगा, और आ रहा है, और आ रहा है अर्थात द्वंद्व समास। गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा। ठीक है, तो क्या आ रहा है इसमें भी, और आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास। आत्मसम्मान, आत्म मतलब होता है स्वयं, अगर आत्म का सम्मान लिखा तो आप बच्चे बोल रहे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम आत्म का क्या, आत्म मतलब होता है स्वयं, ब्रैकेट में अगर आपको चाहिए तो स्वयं लिख के ले लीजिए, और आत्म का सम्मान, तो कौन सा समास होगा बच्चों,
कमेंट में जल्दी से लिखकर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखकर सबके आंसर बताइए। उससे क्या होगा, जब मैं आंसर बताऊंगी तब अपने आंसर को मैच कर सकते हो कि आपने पाठ कितने अच्छे से पढ़ा है बच्चों। तो आत्म का सम्मान। नेक्स्ट हो गया अज्ञात। अज्ञात का भी मैंने अभी अभी बताया था, क्या हो गया, अ से स्टार्ट हो रहा है और अपोजिट वर्ड है, न ज्ञात हम इसे लिखेंगे विग्रह में और तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वाधीन का क्या होगा बच्चों, स्वाधीन का स्व के अधीन, ठीक है, स्व के अधीन मतलब जिसका वो आपका खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, स्वाधीन स्वतंत्र है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से सारे आपको यहां से आपने सॉल्व करना है। अब आत्म बलिदान का, आत्म का बलिदान, द्वीप का, द्वीपों का समूह, हम लिख सकते हैं यहाँ पर द्वीप, द्वीप समूह मतलब बहुत सारे जो द्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप मिलाकर द्वीपों, द्वीप समूह, तो द्वीपों का समूह लिखोगे तो आपका द्विगु समास में हो जाएगा। लोक कथा, लोक की कथा, आपका तत्पुरुष समास में। पर्व त्योहार, पर्व और त्योहार, इस तरीके शुद्ध और बुध, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, असंगत का और असहनीय का, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, नंग तत्पुरुष में आ जाएंगे। असंगत, भय से आकुल, भय से आकुल में क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल मैंने गिरगिट के भी दिए चैप्टर के और हरिहर काका के भी दिए हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, आपको दिया है, आपने इसको करके सॉल्व करके कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। और अगर आप बताएंगे अगर वहां पे मिस्टेक होगा तो मैं वहां पे आपको उसके करेक्ट आंसर भी आपके मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन दबाने से मेरा जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगी आपको अपडेट उसका मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों।